हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज है जो देखनी है, जो कि बहुत आसान है और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसको कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। देखिए, सबसे पहले तो देखेंगे बेसिक्स कि है क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद में मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखेंगे। बेसिक्स क्या है? देखिए, दो वर्ड है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जो घर से बाहर रहे हैं, रूम लेके रहे हैं, उनको पता होगा जब रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए और सफाई करने की नौबत आ जाए, या तो घर वाले आ रहे हो या ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, तो उस केस के अंदर आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। सर क्या क्या? एक तो बैठो, सफाई करो, सारे दोस्तों को बुलाओ और उनको कहो कि भाई सफाई करो। कोई ऐसी वैसी चीज़ ना मिल जाएगी यहाँ से पिटते पिटते हमें घर लेके जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? मिल के सफाई कर सकते हैं। या फिर एक ऐसा दोस्त रखो जो मतलब घर वालों के लिए ही रखो कि ये इनसे मिलाने के लिए ही है। बढ़िया साफ सुथरा सीधा, चश्मा वश्मा लगाता हो, एकदम शक्ल से ही लगे कि हाँ यार ये शरीफ बंदा है, इसके साथ मेरे बच्चे की संगति सही है। जाहिर सी बात है, उसका कमरा भी वैसा होगा, तो उसके कमरे पे जाओ, वहाँ पे अपना सामान रखो और 2 दिन के लिए, जितने दिन तक के लिए घर वाले आए उतने दिन तक के लिए आप क्या करो, उस घर को ही अपना बना लो। समझ पा रहे हैं? तो वैसा वैसा होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है? कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा अगर खराब सिचुएशन है, खराब सिचुएशन कैसी कि उसके पास एसेट कम है और फिक्टिशियस एसेट ज़्यादा है। P&L का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा हुआ है एसेट साइड के अंदर, ऐसी एसेट लिखी है जो एक्चुअल में एसेट है ही नहीं और एसेट लिखी गई है। रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में बैलेंस है और वगैरह वगैरह, ये सिचुएशन है। कंपनी बिजनेस करने के लिए लोन लेने के लिए कहीं जाती है, तो बैंक वाला बाहर से ही गालियां निकाल के भगा रहा है। ये ऐसी स्थिति है, बैलेंस शीट जो देखता है वो उसके ऊपर कहता है कि यार थूकने का भी मन चला गया, इस तरीके की हालत हो रखी है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? हम खुद से साफ सफाई कर सकते हैं। मतलब उस केस में हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट को जाके कह सकते हैं कि भाई साहब अभी हमारी ये स्थिति है और अगर यही रही तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। कोई भी सरकार नहीं चाहती बिजनेस बंद हो, जब तक वो सरकारें चाहती है, मतलब हर देश जो चाहता है कि बिजनेस चले। रीजन क्या? क्योंकि एक बिजनेस है जो कई लोगों के लिए रोजगार है, कई तरीके की रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो सरकार कोर्ट पूछता है कि क्या करें हम, तो उस केस के अंदर वो कहते हैं कि हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की परमिशन दीजिए। तो फिर वहां से परमिशन लेके आते हैं, फिर क्या करते हैं? सारों को बुलाते हैं, शेयर होल्डर, क्रेडिटर वगैरह, और उनको बुला के कहते हैं कि देखो, जिद करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर बिजनेस चल गया तो सबको कुछ कुछ मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति है, कुछ तुम साथ दो कुछ हम साथ दें, मिलके घर बना ही लेंगे, इस तरीके की बातें की। और उनको कहा कि थोड़ी थोड़ी तुम तुम्हारी लाइबिलिटी जो है वो कम करो। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, लाइबिलिटी जो है वो कम की। जैसे क्रेडिटर ने कहा कि मैं 1 लाख मांगता हूँ, आज से 30,000 जो है वो आपका माफ करता हूँ। इस तरीके से डिबेंचर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को, उनको थोड़ा थोड़ा जो जितना माना उतना उससे मनाया। फिर उससे जो फायदा हुआ उससे हमने क्या किया, फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ की, और फिर बैलेंस बच गया तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। ये तो तरीका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। अब बात करते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? जब घर ज़्यादा गंदा हो जाए तो आप घर चेंज कर दीजिए। अगर बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा ही खराब है, जिसे देख के किसी का मन नहीं होता है कि लोन वगैरह दे दे या पैसा इन्वेस्ट कर दे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए, एक नई कंपनी बनाइए और नई कंपनी में उन एसेट और उन लाइबिलिटीज़ को ले लीजिए जो आपको एक्चुअल में लेनी है, और जो फिक्टिशियस एसेट और जो नहीं लेनी उसे वहीं पर रहने दीजिए। क्या ये इतना आसान है? नहीं, यहाँ भी क्रेडिटर, शेयर होल्डर वगैरह को मनाना पड़ेगा, क्योंकि उनको मनाए बिना आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं तो उनको सारा भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये है प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, अप्लाई टू कोर्ट, और फिर करते हैं आके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब शेयर होल्डर और इनको बुला के, और फिर इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आगे क्या लिखेगा, जैसे जो भी कंपनी है
जिसने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है उसके आगे एंड रिड्यूस्ड वर्ड जुड़ेगा। जैसे एबीसी लिमिटेड है तो एबीसी लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। समझ पा रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन इंटरनल, इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, इसमें लिक्विडेट नहीं होती है। इसमें कोई नई कंपनी नहीं बनती, उसी घर के अंदर रह रहे, इसमें एक नई कंपनी बनती है। इसमें रिडक्शन इन कैपिटल, सर्टेन रिडक्शन इन कैपिटल और सम टाइम आउटसाइड लाइबिलिटी जो है डिबेंचर होल्डर उनको भी रिड्यूस करते हैं क्लेम। यहाँ कोई ऐसा रिडक्शन नहीं होता है क्योंकि नई कंपनी में जा रहे हैं। और लीगल पोजीशन इंटरनल जो है वो एज पर सेक्शन 66 के हिसाब से होता है, और ये जो है वो रेगुलेटेड बाय सेक्शन 232। ये सेक्शन 232 के तहत एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो रेगुलेट होता है, और इंटरनल जो है वो सेक्शन 66 के साथ। अब ये जो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस होता है वो फिक्टिशियस एसेट और कैपिटल रिजर्व के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर तरीका समझिए, फिर आपको कैपिटल रिडक्शन का मतलब समझ आएगा। सबसे पहला तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल आप क्या कर सकते हो, सब डिवीजन कर सकते हो या कॉन्सोलिडेशन कर सकते हो, कन्वर्जन भी कर सकते हो। कैसे, पहले बात करते हैं अपन कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। जैसे अभी कंपनी के पास क्या है, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है। अब हमने कहा कि हे शेयर होल्डर, आप एक काम करो, आप अपने 10 शेयर जो 10-10 वाले, हम आपको एक शेयर देंगे 100 वाले। उन्होंने कहा ऐसा क्यों करें, हमने कहा कंसोलिडेशन कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या आगे वाले कोई तकलीफ होगी क्या, नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। 10 रुपए के 10 शेयर दे के बदले में एक 100 रुपए वाला शेयर ले रहे हैं। अगर उनको लगता है कि शेयर की वैल्यू जो बहुत ज़्यादा ही कम कर रखी है तो उस केस के अंदर वो कंसोलिडेशन करते हैं। तो इसको अगर जैसे वो कर रहे हैं कि 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो उस केस में क्या होगा, ये 10,000 ऑफ 10 ईच ये हटाना है, तो आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करोगे कितने की, 10,000 एट 10 ईच वाला डेबिट कर दोगे। ये हट गया, कैपिटल को डेबिट किया मतलब ये हट गया। 1 लाख 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 एट 100 ईच, ये वाला नया लेके आ गया। क्लियर है? ये तो हो गया कंसोलिडेशन, बहुत आसान सी बात है, पुरानी जा रही और नहीं आ रही। इसके अंदर नरेशन जो वो लिखा जाता है इस वजह से, अगर जहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम होता है वहाँ पर नरेशन बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो मार्क्स काट लिए जाते हैं। रीजन क्या, क्योंकि नरेशन के बिना समझ भी नहीं आता कि ये कंसोलिडेशन या सब डिवीजन क्या हो रहा है। अब यहीं पर अगर आपको आगे जाके मजा नहीं आया, आपने कहा कि नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा है, हम अब वापस क्या करना चाहते हैं, सब डिवीजन करना चाहते हैं। सर सब डिवीजन का मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट, सब डिवीजन करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे अभी ये 1000 ऑफ 100 ईच है, इसको आप क्या करना चाहते हो, 10,000 ऑफ 10 ईच। तो ये 1000 ऑफ 100 ईच वाला इक्विटी शेयर कैपिटल जो वो डेबिट कर दोगे, ये डेबिट किया, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 ऑफ 10 ईच, ये 1 लाख क्रेडिट किया। बस, समझ पा रहे बात? ये तो पहला तरीका, सब डिवीजन और कंसोलिडेशन। उसके बाद में क्या कर सकते हो, इसे कन्वर्जन इन स्टॉक, इक्विटी शेयर कैपिटल को स्टॉक के अंदर इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इक्विटी स्टॉक का फायदा क्या होगा, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल मान लीजिए 10 रुपए का है, तो किसी के पास 10 रुपए है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, 9 है तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन स्टॉक अगर होगा तो उस केस के अंदर किसी के पास 1 रुपये है तो वो 1 रुपये का भी इक्विटी है जो ले सकता है। तो ये फायदा रहता है स्टॉक का। तो स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे अभी ये है 10,000 ऑफ 10 ईच है, इसको आपको क्या करना है, इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कर दोगे, इसको हटाने के लिए क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट सॉरी क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करके हटा दिया, 10,000 ऑफ 10 ईच ही हटा दिया, कितने का, 1 लाख का,
और इसकी जगह क्या लिखा हो, टू इक्विटी स्टॉक, बस। और इक्विटी स्टॉक से इक्विटी शेयर कैपिटल में जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में आता है वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। सर ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए अभी आपके पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख की। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाया और उनको कहा कि हे महानुभाव, हमें आपका जो ये 8% की जगह, अब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ना। हमने कहा हम 8% की जगह आपको क्या करें, सॉरी 10% की जगह हम 8% वाले प्रेफरेंस शेयर देंगे। उन्होंने कहा दे दो। अगर वो मान गए तो उस केस के अंदर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटानी, तो हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, और इनको क्या दे देंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या कहा, यही सिचुएशन थी, इनको बुलाया, इनको कहा कि तुम 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने के, 1 लाख के, हम तुम्हें क्या करेंगे 12% देंगे। हम तुम्हें कितना देंगे, 12% देंगे, लेकिन देंगे कितने का, 80,000 का देंगे। और वो मान लो मान जाते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, पुराने 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो वो कम हो जाएंगे, कितने के, ये 1 लाख वाले गए, इसके बदले में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गए, कितने की, 80,000 की। अब देखिएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जिस दिन प्रोसेस शुरू होगा, उस दिन से लेके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जिस दिन तक खत्म होगा, उस दिन तक जो भी फायदा, जो भी नुकसान, जो भी इनकम, जो भी एक्सपेंस, जो भी होगा, वो एक ही अकाउंट में जाएगा, जिसे हम कहते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बाकी का बैलेंस जो किस में चला जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000। समझ पा रहे बात। जिस दिन कोर्ट से अप्रूवल लेके आए, उसके बाद से जब तक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कोई चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कोई लॉस हो, चाहे कोई इनकम हो, चाहे कोई एक्सपेंस हो, वो सारे किस में जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में जाएंगे। क्लियर है। ये हो गया वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। इसके बाद में रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, बस बिल्कुल एंट्री है, एकदम आसान से। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल क्या है, एक तो है, इसमें दो केस होते हैं, ओनली इन पेड अप वैल्यू, सिर्फ पेड अप वैल्यू कम हो, या पेड अप एंड नॉमिनल वैल्यू। मतलब समझिए सर, बताइए क्या है, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच converted into 1 lakh of 10 each 8 rupees paid। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 लाख शेयर थे इनके 10 रुपए वाले, जो कि फुल्ली पेड थे। अब वो कह रहे हैं उसी 1 लाख शेयर को वो क्या करना चाहते हैं, 10 रुपए वाला शेयर जो है वो उसे 8 रुपीज पेड अप वैल्यू में लाना चाहते हैं। सर इसमें क्या हुआ, देखिए इस केस के अंदर क्या होगा, सिर्फ पेड अप वैल्यू है जो कम हो रही। सिर्फ पेड अप वैल्यू अगर कम हो तो देखिए 1 लाख और हर शेयर पे कितना पैसा कम कर रहे हैं, 2 रुपए कम कर रहे हैं, तो कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर रहे हैं, दोनों साथ में देखो तब समझ आएगा। 1 लाख इंटू 2 कितना, 2 लाख रुपए जो इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर रहे हैं, जो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। क्लियर है। सेकंड केस आता है पेड अप वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों में, वही 1 लाख शेयर
अब 10 इज फुल्ली पेड, इनको कन्वर्ट करते हैं। फुल्ली पेड। सर दोनों में फर्क क्या है? देखो वहां पर क्या कर रहे थे, 1 लाख शेयर थे, 10 रुपए वाले थे, जो बाद में भी 10 रुपए वाले ही, फेस वैल्यू उनकी पहले भी 10 थी, फेस वैल्यू उनकी बाद में भी 10 है। वो 10 रुपए फुल्ली पेड थे, उनको 8 रुपए की पेड वैल्यू कर दी, मतलब पेड वैल्यू सिर्फ कम की। दूसरे वाले में क्या किया, उन्होंने फेस वैल्यू ही कम कर दी, मतलब पहले वो 10 रुपीज फुल्ली पेड अप थे, अब वो 8 रुपीज फुल्ली पेड अप है। जब कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू चेंज होती है, तब क्या किया जाता है, पुराने वाले जो शेयर है वो सारे खत्म किए जाते हैं और नई जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से इश्यू किए जाते हैं। सर क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू का मतलब क्या है, ये शेयर के फेस पे लिखे हैं। अगर शेयर के फेस पे 10 रुपए लिखा है, अब उसको 8 रुपए करना है तो काट के नहीं कर सकते, पुराने वाले खत्म करेंगे और नए शेयर जो वो इश्यू होंगे। सर तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में आपको पहले पूरे शेयर जो खत्म करने होंगे। सर कैसे? इक्विटी शेयर कैपिटल पुराने कितने, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 लाख वाले हटाए, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 8, टू कैपिटल रिडक्शन। अल्टीमेटली कैपिटल रिडक्शन वहां भी 2 लाख का था, यहाँ भी 2 लाख का, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। वहां सिर्फ पेड वैल्यू कम हो रही थी, इस वजह से जितनी पेड वैल्यू कम हुई उतनी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुई, लेकिन यहाँ पेड वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों चेंज हो रही है, इस वजह से पुराना पूरा राइट ऑफ, नया जितना भी है वो लेके आए। क्लियर? इसके बाद में आता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ये क्या होता है सर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट? अब यहाँ पर क्या किया जाता है, क्रेडिटर वगैरह, डिबेंचर होल्डर वगैरह जो भी है, डिबेंचर होल्डर भी एक एज गुड एज लोन है ना, लाइबिलिटी, उसको ज्यादा तवज्जो मत दिया कीजिए। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, असेट है जैसे, तो इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर इसकी असेट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वैसे तो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जो वो लाइबिलिटी के लिए वर्ड यूज होता है, लेकिन अपन दोनों साथ में समझने के लिए लाइबिलिटी को कम भी किया जा सकता है। सर कैसे? जैसे असेट आपकी लिख रखी है, बिल्डिंग जो वो कितने की लिख रखी है, 5 लाख की है, और फर्नीचर जो वो 3 लाख का है। मान लीजिए आप बिल्डिंग को 5 लाख से 7 लाख करना चाहते हैं, तो असेट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है। बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो उस केस के अंदर जो भी बिल्डिंग है या जो भी है, तो उस असेट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू किसके जरिए करेंगे, कैपिटल रिडक्शन। क्लियर? एसेट को कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू असेट, और किसके जरिए करेंगे, कैपिटल रिडक्शन। क्लियर? लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, लाइबिलिटी को क्रेडिट करना होगा टू लाइबिलिटी, किसके जरिए करेंगे, कैपिटल रिडक्शन। जैसे कोई लोन है वो 5 लाख का आप 6 लाख में कर रहे हैं, वैल्यू 6 लाख कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर टू लाइबिलिटी कर देंगे कैपिटल रिडक्शन के जरिए। और कम करना है तो लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया, किसके जरिए, कैपिटल रिडक्शन। और एक्सपेंस और लॉस ड्यूरिंग कैपिटल रिडक्शन, अगर कोई भी एक्सपेंस और लॉस होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही एंट्री होगी, जब उसको पेमेंट करोगे तो क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे आपने ये सारा जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे उसमें 5,000 का खर्चा आ गया, तो आप क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब एक्सपेंस और लॉस का नाम नहीं आएगा, नाम नहीं। वैसे कोई अगर इनकम और गेन होगी तो उनका भी कोई नाम नहीं लिया जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अगर जैसे रिसीव हो गई तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। या फिर जैसे आपकी बिल्डिंग थी जो 4 लाख की थी,
वो आपने डिबेंचर होल्डर को दे दिया जिनकी लाइबिलिटी 5 लाख की थी और फुल सेटलमेंट कर दिया। तो डिबेंचर होल्डर कितने से कम हुए? 5 लाख से। तो डिबेंचर को डेबिट कर देंगे 5 लाख से। बिल्डिंग 4 लाख की है, बुक वैल्यू 4 लाख की है, तो टू बिल्डिंग कर देंगे 4 लाख, बाकी का 1 लाख जो भी प्रॉफिट होता है तो उस केस के अंदर वो कैपिटल रिडक्शन के अंदर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कुछ भी हो वो कैपिटल रिडक्शन। और लास्ट में जो भी कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। एक इसके अलावा और कॉन्सेप्ट आता है जो किसका है? शेयर सरेंडर का। शेयर सरेंडर क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करेंगे? शेयर कैपिटल कम शेयर सरेंडर से करेंगे, फिर शेयर सरेंडर का बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। सर मतलब देखिए, अगर शेयर सरेंडर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम की तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर कर देंगे, और शेयर सरेंडर का जो भी यूज है वो किया और बाद में उसका बैलेंस जो वो कहाँ कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन। फिर कैपिटल रिडक्शन का जो यूज है वो नॉर्मली यूज जैसा करते हैं वैसा करें। सर कैपिटल रिडक्शन बैलेंस का यूज क्या? सिर्फ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे क्या? नहीं, इसका यूज होता है पहले तो कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसको राइट ऑफ करना। सर फिक्टिशियस मतलब नाम मात्र की एसेट। सर नाम मात्र की एसेट मतलब जो ऐसी एसेट है लेकिन वो एसेट नहीं है, मतलब जो दिखने में एसेट जैसी है लेकिन वो एसेट नहीं है। सर जैसे गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और P&L का डेबिट बैलेंस, ये सारी एसेट ऐसी है जो दिखने में तो एसेट साइड में लिखी जाती है लेकिन ये एक्चुअल में एसेट है नहीं। क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई एसेट है क्या? नहीं। तो ये इस तरीके की जो एसेट होती है, गुडविल जो सेल्फ क्रिएटेड है वो जो है वो क्या हो गई? फिक्टिशियस एसेट। तो पहले तो क्या करेंगे? इनको राइट ऑफ करने में काम लेंगे, कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू और P&L का डेबिट बैलेंस वगैरह जो भी है वो करके बाकी जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सारा काम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 2 या 3 साथ में हो तो आप एक एक का ध्यान से देखिएगा। जैसे डिबेंचर होल्डर है, उनको आपने एसेट दी, डिबेंचर होल्डर को मान लीजिए बिल्डिंग दी, फर्नीचर दिया और बाकी का बैलेंस माफ कर दिया। तो पहले डिबेंचर होल्डर की कितनी लाइबिलिटी कम हो रही है उसको डेबिट कीजिए, कितने का उसे बिल्डिंग दे रहे हैं उसकी बुक वैल्यू क्रेडिट कीजिए, जितने की फर्नीचर दिया उसकी बुक वैल्यू क्रेडिट कीजिए, जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो कैपिटल रिडक्शन। क्लियर है? ये था आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा ही कॉन्सेप्ट था, तो इसे इसके क्वेश्चन कीजिएगा और बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।